तो आज किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, समुद्रगुप्त का युद्ध के बारे में। समुद्रगुप्त का नाम तो सबने सुना ही होगा कि समुद्रगुप्त कौन थे। तो कौन थे समुद्रगुप्त? अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो मालूम होगा कि समुद्रगुप्त कौन थे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि समुद्रगुप्त जो हैं, समुद्रगुप्त दिख तो रहा है ना, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त का युद्ध अभियान लिखो या समुद्रगुप्त का युद्ध, क्योंकि इसके पहले मैंने किस युद्ध के बारे में बताया था? इसके पहले मैंने शक वर्सेस विक्रमादित्य के बारे में बताया था। वैसे पुराणों और भविष्य पुराण में लिखा है कि विक्रमादित्य जो थे उनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। विक्रमादित्य जो रियल वाले विक्रमादित्य थे, उनका नाम था कौन? पहले विक्रमसेन नाम था, शक को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। जो रियल वाले विक्रमादित्य थे उन्हीं को सारे बंदे फॉलो करके विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। इसके पहले जस्ट मैंने बताया है, जिसका युद्ध 56 ईस्वी में हुआ था, शकों पे पराजय किया था विक्रमादित्य ने। उनका जो था ना, उनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, क्योंकि उनका पूरे इंडिया में बहुत सारे देशों पे कब्जा था। अरब पे कब्जा था उनका, विक्रमादित्य क्या, तुर्की, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, ये सब सारे पे कब्जा था। इसलिए अलग अलग देश के समुद्र जो बगल में है ना, वहाँ का लोग मतलब घोड़ा पानी पीता था। ऐसा नहीं है कि इनका एक घोड़ा जाके सब जगह पीना गया। विक्रमादित्य का, ये समुद्रगुप्त का नहीं है। एक किन्हीं बंदों ने कुछ बंदे बोलते हैं, मतलब बताते हैं कि पुराणों में लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 एरिया से पानी पीता था। तो हाँ, समुद्रगुप्त का भी घोड़ा 3 एरिया से पानी पीता था, लेकिन वो इंडिया में पूर्व के समुद्र से, पश्चिम के समुद्र से और दक्षिण के समुद्र से। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो 3 एरिया हो गया, इस पर कब्जा था समुद्र का, समुद्रगुप्त का। इसका भी घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, लेकिन वो इंडिया में। लेकिन विक्रमादित्य जो थे, उनका घोड़ा अलग अलग देश के 3 समुद्र से पानी पीता था। मतलब कि उनके पास 30 मिलियन की सेना थी। विक्रमादित्य जो रियल विक्रमादित्य थे, इंडिया के थे, उज्जैन के शासक थे वो, उनके पास 3 करोड़ का सेना था। विक्रमादित्य जो रियल थे, 3 करोड़ का सेना, और अलग अलग देशों में, अरब में भी था उनका कब्जा। तो अरब के अलग समुद्र हो गया, श्रीलंका भी मान लो, इंडिया भी मान लो, और भी जहाँ जहाँ समुद्र है, बस इतना ही है। 3 एरिया का समुद्र का पानी विक्रमादित्य का पीता था। लेकिन भारत में 3 एरिया का समुद्र का पानी तो पीने के लिए बोले तो ऐसा, मतलब कि किसका घोड़ा 3 एरिया का समुद्र का पानी पीता था भारत में, तो वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त एक सम्राट थे, मोस्ट पावरफुल बंदा। और ये एक कला में निपुण नहीं थे, मतलब एक चीज़ में, मतलब महारत PhD नहीं किए थे। हर फील्ड में एक होती है कला, जैसे में कि एक भाषा होती है, जैसे में कि भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्री 64 सब्जेक्ट का ज्ञाता थे वो, और 32 डिग्री होल्डर थे वो। वैसे ही ये समुद्रगुप्त युद्ध में महारत, युद्ध में भयंकर नीति, कूटनीति का बादशाह, विद्वान, धर्मज्ञानी, दयालु, और युद्ध में तो इनके सामने कोई नहीं टक्कर में खड़ा हो सकता है, कोई नहीं, ठीक है। उस टाइम चाहे सामने 100 बंदा हो या अकेला हो, तो कोई नहीं। और हर युद्ध में विजय, आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा इन्होंने, समुद्रगुप्त ने। आज तक 100 युद्ध में विजय प्राप्त किया था इंडिया में, आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा। इसलिए विदेशियों ने इसे क्या बोला, भारत का नेपोलियन, क्योंकि ये भारत का एकजुट किए और सैकड़ों युद्ध जीते। आर्यवर्त का 9 राजा को हरा के ये उनको लौटा दिया था, मतलब टोटल राज लौटा दिया। और दक्षिण भारत का 12 राजाओं को हराया और कब्जे में ले लिया था समुद्रगुप्त ने। आज तक टोटल 100 युद्ध लड़ा। इनकी इतनी ताकत और इनकी इतनी डर पराक्रम को देख के अगल बगल के पड़ोसी राज्य भी थर थर काँपते थे कि समुद्रगुप्त आ रहा है, मतलब राज्य अपना अंडर पहले ही दे दो उनके। बात करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ, चाहे आपके पास हजारों करोड़ लाखों की सेना हो, समुद्रगुप्त सामने कोई नहीं टिकता था इनका पराक्रम देख के। और ये सिर्फ युद्ध में निपुण नहीं थे और ना ताकत में, ये कवियों में भी सबसे ग्रेट थे। जैसे वैसे नहीं, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग होते ना, कह रहे भाई तू तो चल आर्मी है, जैसे नहीं बोला जाता है कि तू चल आर्मी है भाई, तो चल गन बन चला, पढ़ने में क्या अपने दिमाग दे रहा है इसको। लेकिन नहीं, जैसे में कोई एक IAS बंदा है, एक आर्मी है, तो आर्मी क्या गन चलाना जान रहा है, एक से एक फिजिकल है आर्मी के पास। आर्मी के पास फिजिकल होता है, रनिंग कर लेता है जितना, उतना एक IAS रनिंग कर सकता है, नहीं कर सकता। जितना एक आर्मी रनिंग कर सकता है और फिजिकल कहीं भी चढ़ सकता है बिना थके, उतना ना एक SI और ना एक कौन IAS कर सकता है। लेकिन IAS के पास दिमाग होती है, आर्मी से ज़्यादा दिमाग होती है IAS के पास, ये तो सभी को मालूम है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। लेकिन ये समुद्रगुप्त एक ऐसा बंदा थे जो विद्वान भी थे, कवियों में से पढ़े लिखे भी ग्रेट, मतलब IAS लेवल का नॉलेज, IAS से भी बढ़ के समझो उस समय के, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कवियों को भी हराया है। और इनके मतलब जैसे बीना बजाते हुए सिक्के पे है लिखा हुआ, तो बहुत सारे कवियों में बहुत सारी कविताएँ लिखाए हैं, तो इनको कविराज भी बोला गया। बहुत सारी कविता लिखे हैं समुद्रगुप्त। तो ऐसा नहीं है, इनके पास आर्मी के जैसा फिजिकल ताकत और माइंड IAS के जैसा इनके पास था उस टाइम की, कि अगर आप कोई IAS भी टकराओ तो IAS भी हारेगा, और कोई युद्ध में टकराओ आर्मी के जैसा तो आर्मी वो भी हारेगा। ये थे समुद्रगुप्त।
ऐसे नहीं 9 राज्य आर्यावर्त। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में अंतर था उस टाइम। बंदे मत समझना कि आर्यावर्त का मतलब पूरे भारत हो गया, ये मत समझना। आर्यावर्त में 2 हिस्से हैं। जैसे में ये अगर इंडिया का दक्षिणी इलाका हो गया ना, तो दक्षिण इलाका यहाँ पे बिंद पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है जो मध्य प्रदेश से होकर निकलती है ना, इसके दक्षिण वाले एरिया जो है ये दक्षिणावर्त कहलाया। ठीक है, ये याद रखना, दक्षिणावर्त। और इसके ऊपर वाले जो इलाका है यहाँ तक, ठीक है, जितना भी भारत है, ये उत्तर वाले विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाले जो इलाका है यहाँ से ऊपर, ये हो गया है आर्यावर्त। ठीक है, ये याद रखना। आर्यावर्त का पहले नाम था आर्यावर्त, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना 2 भागों में बटा था। आर्यावर्त के मतलब इतना ही हिस्सा है जहाँ आर्य रहते थे। आर्य दक्षिण में नहीं आए थे, आए थे 1-2 भटक्के, लेकिन पूरे में आर्य का जो मेन निवास था ना वो पंजाब और अफगानिस्तान वाला इलाका था, मतलब उत्तर भारत में था, तो उसे आर्यावर्त बोला गया था और दक्षिणावर्ती से बोला गया था। तो कोई बंदा अगर आपको बोले आर्यावर्त के मतलब पूरे भारत में समझ लेना। आर्यावर्त के मतलब कि विंध्याचल पर्वतमाला जो बीच से गया है इंडिया के, इसके उत्तर वाले इलाका जो है, ऊपर वाले उत्तर वाले, वो है आर्यावर्त। ठीक है, और उसके दक्षिण वाला इलाका दक्षिणावर्त, याद रखना ये। तो यहाँ के जो समुद्रगुप्त थे, यहाँ के 9 राजाओं को हराया समुद्रगुप्त ने, और यहाँ के 12 राजाओं को हराया समुद्रगुप्त ने। टोटल युद्ध समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जीते, एक भी नहीं हारा, और भारत को एकजुट किया। इसलिए विदेशी एक थे, उन्होंने इनका नाम रखा था भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो याद रखना, भारत का नेपोलियन नहीं बोला जाता है, कवि राज इन्हें बोला जाता है। कवियों में भी राजा थे, कभी कोई भी कवि, संगीतकार हो चाहे विद्वान हो, कोई नहीं हरा सकता है, कोई फील्ड में नहीं, हर फील्ड में बादशाह थे ये, हर फील्ड के बादशाह। जैसे कोई होता है ना कि कोई बंदा एक चीज़ में PhD कर लिया है, हिस्ट्री में PhD किया तो हिस्ट्री का महान ज्ञाता। ठीक है, हिस्ट्री का महान ज्ञाता, या अच्छा समझो PhD हर फील्ड में। जैसे मैं PhD चलो हिस्ट्री में कर लिया, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइंस में, वैसे ये थे कि पढ़ाई में तो PhD हर फील्ड में था इनका, कूटनीति में फील्ड, धर्म में, विद्वानता में, कवि में, संगीतकार में, सब में महान फील्ड किए थे ये। क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था ना आज के ज़माने के जैसा कि बंदा कोई पढ़ना चाहे तो आजकल तो व्हाट्सअप है, आराम से एक इधर देख लड़की होती, उधर देख लड़की, इंस्टा पे जा तो मन भटक जाए। उस समय नहीं था ऐसा, उस समय अपना विद्या ग्रहण किया, मतलब अपना वो करो, नॉलेज लो, युद्ध करो, अस्त्र शस्त्र सीखो, अर्थशास्त्र। उस समय ऐसा ही था, और कोई थी नहीं ऐसा कि आप किसी के घर घूम रहे हो। उसमें घर भी तो बहुत दूर दूर थे, राजाओं के घर में लड़कियां रहती थी घर में, तो ऐसा नहीं कि ये देख के, हाँ उसमें भी प्यार होता था, लव होता था उस टाइम भी। जैसे में अब समुद्रगुप्त ने युद्ध कर रहा है बिना शादी किए हुए, इनकी महान गाथा के बारे में पूरा हर एक राज्य में हो रहा है इनका, कि समुद्रगुप्त कोई बंदा है जो तहलका मचा रहा है। तो वहाँ के जो रानियाँ की बेटी होगी, राजाओं की बेटी होगी, वो तो सुनेगी ना कौन है समुद्रगुप्त इतना कम एज में तहलका मचा रहा है, तो प्यार तो होगा ना, देखना चाहेगा सभी कोई। तो उस समय पहले ऐसा ही होता था कि अगर पराक्रमी कोई बंदा है जिसका नाम उसका मतलब घर में चल रहा है, राजाओं महाराजा होते थे ना, तो किसी महान पराक्रमी बंदे का नाम ले रहा है घर में अगर सभा में, तो उसकी बेटियाँ लोग भी सुनती थी। तो वैसे ही प्यार व्यार हो जाता था उस टाइम भी कि कौन है ये बंदा जो इतना नाम हो रहा है। तो वैसे ही बहुत सारे पृथ्वीराज के भी ऐसे ही प्यार होता था। संयोगिता जो थी ऐसे ही पृथ्वीराज से प्यार करती है, बस नाम सुन के कि कौन है 25 साल का लौंडा जो इतना तहलका मचा रहे पूरे इंडिया में। वो पृथ्वीराज के युद्ध में बताऊंगा। अभी मैं बस ये समुद्रगुप्त का युद्ध अभियान बता रहा हूँ कि आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया। ऐसे नहीं हरा दिया ब्राह्मण से, सारे में फूट डाल रहा था सब एक साथ। और एक बार क्या हुआ कि समुद्रगुप्त जो थे ना, अरे यार बहुत नॉलेज है इसमें अभी, आर्यावर्त दक्षिणावर्त के मतलब समझ गए होगे तुम लोग। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। पहले समुद्रगुप्त के बारे में जान लो, फिर मैं दिखाऊंगा कि विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले समुद्रगुप्त के बारे में जानो। समुद्रगुप्त का जन्म जल्दी में बता रहा हूँ। जन्म जो है 335 AD में हुआ, याद रखना ईस्वी है ये। AD और BC में अंतर बता दिया हूँ पहले हिस्ट्री के क्लास में, एक और बता दूंगा। AD में मतलब ईस्वी में, ठीक है। इसमें साल आगे बढ़ती है, 335 के बाद 36, 37, 38 ऐसे चलेगी, ठीक है। कहीं इंक खत्म हो गया। जन्म, पिता कौन थे? पिता चंद्रगुप्त प्रथम है ये। गुप्त वंश के प्रथम राजा श्रीगुप्त थे, जिन्होंने संस्थापक बोला गया है। रियल संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम रियल कहलाते हैं, रियल संस्थापक वो मैं हिस्ट्री में बताऊंगा। तो याद रखना, जो समुद्रगुप्त हैं वो गुप्त वंश के चौथे सम्राट थे, ठीक है। उनका पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे और माता का नाम कुमार देवी था। दिख रहा है ना, मैंने लिखा हुआ कुमार देवी। किसके माता का नाम? समुद्रगुप्त के माता का नाम। पत्नी का नाम क्या था? दत्ता देवी, सुंदर थी। और क्या बताऊं, हाँ बेटा कौन हुआ समुद्रगुप्त का? तो समुद्रगुप्त का बेटा शेर का बेटा शेर ही होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त
क्या चंद्रगुप्त मौर्य ये नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत टाइम के पीरियड के बाद है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गद्दी पे बैठे थे वो 323 बीसी में बैठे थे, बीसी में, और ये 335 एडी में बैठे हैं। लगभग कितना डिफरेंस हो गया है, 300 और 300, लगभग 600 साल का हो गया, 600-700 साल का हो गया है डिफरेंस। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, वो बीसी में थे, ये एडी में है, और ये गुप्त वंश है, वो मौर्य वंश था, ये याद रखना, कोई भूलना मत। तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त है, गुप्त वंश का ये लोग हैं। तो गुप्त वंश का प्रथम संस्थापक श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच, उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का चौथा राजा था, जो एक ग्रेट सम्राट, ताकतवर बंदा, हर फील्ड में बादशाह वो थे, ठीक है। उनका बेटा मतलब उनका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो इनके पिता हैं, किसके, समुद्रगुप्त के, और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बेटा हैं। और पौत्र का भी नाम सुन लो, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा है, मतलब समुद्रगुप्त का पौत्र है, पोता, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने ही बनाया है, ठीक है, याद रखना। मैं हिस्ट्री में वैसे बताऊंगा गुप्त वंश के बारे में, क्या क्या बनाया क्या क्या नहीं, बस मैं समुद्रगुप्त के बारे में छोटा सा नॉलेज देना चाहता हूँ जल्दी, क्योंकि इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो कुमारगुप्त इनके पौत्र हो गए, दत्ता देवी इनकी पत्नी हो गई, कुमार देवी इनकी माता, समुद्रगुप्त प्रथम इनके पिता समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के समय 3 राजाओं ने एक गुट बना लिया, संगठन बना लिया कि अब समुद्रगुप्त को हरा देंगे, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, समुद्रगुप्त सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम जो है, 1 मिनट रुक जाना, मैं इंक भर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो अभी इंक मैंने भर लिया, इसमें एक और इंक बच गया। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ समुद्रगुप्त के बारे में नॉलेज हो गई। तो समुद्रगुप्त राजा पहले नहीं बन रहे थे, कोई और राजा था, ये बनना नहीं चाहते थे राजा, लेकिन प्रजा चाहता था कि यही राजा बने, क्योंकि ये दयालु, धर्मज्ञानी, अच्छा प्रजा का ध्यान रखने वाला बंदा थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनके पिता, वो सम्राट रहते हुए थोड़ा वृद्ध हो गए थे, मरे नहीं थे वो, इनको राज्य संभालने के लिए दे दिया था समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त बहुत नॉर्मल बंदा था, मतलब समुद्रगुप्त प्रथम ना मतलब अच्छे थे, ये नहीं कि अन्याय चलो मन हुआ तो राजा को हरा दो, ऐसा नहीं थे ये, अगर अगला उछलेगा तो कूटूंगा, ऐसा था ये। तो समुद्रगुप्त प्रथम ताकतवर, मतलब इनके बारे में बताना भी बहुत कम है, तो हटाओ, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। बैठा दिया गया गद्दी पे, कब गद्दी पे बैठे ये याद रखना, इनकी समुद्रगुप्त प्रथम की जो है गद्दी पे कब बैठे और इनका तब वो कब था, तो याद रखना 350 एडी ईस्वी, एडी है ये, एनो डोमिनी, इसका मतलब इन द लॉर्ड ऑफ जीसस होता है, आगे बताऊंगा एडी और बीसी में अंतर, मैं बता दिया हिस्ट्री में, देख लेना। 350 एडी से 380 एडी, कहीं कहीं 375 एडी लिखा रहेगा, तो मान लेना 350 एडी से 380 एडी तक समुद्रगुप्त का शासन था गुप्त वंश में। ये गुप्त वंश के चौथे राजा थे, और भी बहुत सारे राजा आते हैं, लेकिन चौथे राजा थे, याद रखना। पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, बेटा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना, इतना तो याद रहेगी। माता का नाम कुमार देवी, पत्नी का नाम दत्ता देवी, दत्ता देवी का ही बेटा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, पोता का नाम कुमारगुप्त प्रथम जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाता है। तो गद्दी बैठ 350 एडी से 380 एडी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन होता है। तो 3 राजाओं ने संगठन बना लिया, कह रहे समुद्रगुप्त का ताकत तो कोई जानता नहीं था, चलो हराते हैं और गद्दी बैठ जाते हैं, अच्छे सम्राट हैं, मतलब अच्छा एरिया पे कब्जा है तो संभालते हैं। और समुद्रगुप्त को पहले इन्वाइट किया गया कि अंडर आ जाओ मेरे। समुद्रगुप्त ने बोला, बेटा मुझे उल्लू समझ ली हो, गधे समझ ली हो, कूटनीति का बादशाह थे ये भी। बोला जो तीनों एक साथ आ जाना, युद्ध करना हो ना तो तीनों एक साथ आना, अकेले कोई मत आना, तीनों एक साथ आना, तीनों राजाओं का, तीनों राजा एक साथ आता है। इनका कम ही सेना आता है उस समय, वैसे सेना बहुत थे तो भी कम सेना से ही वो तीनों राजाओं को निपटा के हरा के बेइज्जती करके भगा देते हैं। और बेइज्जती करने के बाद, हराने के बाद इनका एक लक्षण था कि राज्य हराने के बाद लौटा देते थे। समुद्रगुप्त वो अपने अंडर राज्य मिला लिया, लेकिन राज करने के लिए उन्हें ही लौटा दिया, क्योंकि इनका कहना था कि किसी दूसरे राज्य में अपना अधिकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, तो उन्हें ही अपना दोस्त, अकबर की तरह ही माइंड था। जैसे अकबर पहले क्या बनाता था, वो प्रथा थी ना एक, अरे ये मनसबदारी सिस्टम अकबर लाया था, जिससे कि और अकबर का अच्छा दिन तक शासन रहा इंडिया पे। ये सब बहुत दिमाग का अकबर तेज था, अनपढ़ था लेकिन बहुत तेज था। बताऊंगा अकबर के बारे में अच्छे डिटेल्स। अभी समुद्रगुप्त जो थे ये भी वैसा ही टाइप के थे, ये थे वैसा, अकबर बाद में फॉलो किया पूरा इंडिया वाले शासक को। अकबर कुछ बताऊंगा अकबर के बारे में कौन क्या है। इंडिया में एक से एक योद्धा और एक से एक ज्ञानी, एक से एक थे ना उस टाइम की, इंडिया का इतिहास दबाया ही गया है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि इंडिया का स्टोरी रियल नहीं बताया जाता है, इतिहास में दबा के बताया जाता है, मतलब हारा हुआ बताया जाता है, क्योंकि अंग्रेज लिखा है इतिहास इंडिया का। तो समुद्रगुप्त इतना ही था।
तो पहले 3 राजाओं को हरा के निपटा के भगा दिया। फिर इन्होंने टोटल, मैं क्या बताया हूँ, अभी मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, 9 शासक को, जो 9 शासक थे, आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक। आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में क्या अंतर है, मैं इसके पहले बताया था। तो हराया और हरा के सारे को लौटा दिया अपना राज्य। लेकिन फिर क्या हुआ कि उत्तर जो आर्यावर्त के राजा थे ना, उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। अरे साला, फिर से सारे मिलकर एक साथ विद्रोह कर दिया समुद्रगुप्त के खिलाफ। समुद्रगुप्त का दिमाग अबड़ी घटका, तो क्या किया, जब पहला बार छोड़ के राजपाट समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त प्रथम थे, मतलब समुद्रगुप्त थी, आर्यावर्त के राजा जो 9 राजाओं को हरा देते हैं और सबको अपना राज्य लौटा देते हैं वापस, कि जाओ इसमें करो, बस हमारे अंडर रहना, अंडर मतलब पूरी तरह से नहीं, टैक्स देते रहना बस, बाकी सारा स्वतंत्र हो। ये लोग फिर 9 एक साथ हो जाता है और समुद्रगुप्त के बारे में प्लान बना के अटैक करना चाहता है, 9 राजा भी मिल के एक साथ। समुद्रगुप्त का दिमाग घटका, वो भी अपना असली रूप नहीं दिखाया था, 9 शासक को वापस हरा के और उनका राज्य अबड़ी अपने राज्य में मिला लेता है समुद्रगुप्त। ये और सिर्फ समुद्रगुप्त, मैंने क्या बोला, सिर्फ इसमें आर्मी की क्वालिटी नहीं थी कि सिर्फ फुर्ती, फिजिकल और ताकत, मतलब वो, इनमें आईएएस की भी दिमाग थी, कूटनीति में बादशाह, कविताओं में महान ज्ञानी, बहुत सारे कवियों को हरा चुके हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और संगीतकार भी थे। इन्होंने बहुत, सोने का सिक्का सबसे पहले चंद्रगुप्त, मतलब सोने का सिक्का जो जारी किया गया था ना गुप्त वंश में, इन्हीं का, गुप्त वंश को स्वर्ण काल भी बोला जाता है, गुप्त वंश में भारत का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। क्वेश्चन आती है हमेशा कि भारत का स्वर्ण काल किससे बोला जाता है, तो गुप्त वंश को। सोने का सिक्का गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ही पहले जारी करता है और उस पर इनका बिना बजाते हुए रहता है। वो 6 टाइप का सोने का सिक्का ये जारी करते हैं समुद्रगुप्त। ज़्यादा डिटेल्स बताऊंगा नहीं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगी। तो बस यही था इनका युद्ध अभियान। लगभग 100 युद्ध में विजय होते हैं, टोटल 100 युद्ध में विजय। तहालका मचा के यमराज का दूसरा नाम बोलो इनको भी, जिसके कारण इन्हें नेपोलियन बोला जाता है भारत का। तो इन्हें क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन ने एकजुट किया था अपने एरिया को, ठीक है। वैसे ही ये भी एकजुट करते हैं, 9 शासक और 12 शासक को हरा के लगभग 100 युद्ध जीतते हैं, एक भी युद्ध हारा नहीं समुद्रगुप्त आज तक। और क्या, बस इतना ही था। इनके बारे में जो नॉलेज मिलती है, ये कहाँ से मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आती है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो इनके कवि मतलब राजकीय कवि हरिसेन के द्वारा लिखा जाता है, इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में है इनका। और वो क्या था, किसका अभिलेख, मतलब किसका था स्तंभ, तो अशोक का स्तंभ था। उस पर अशोक जो था ना पहले, उस पर अशोक का भी लिखा हुआ था। उसके नीचे से स्टार्ट करता है समुद्रगुप्त का, हरिसेन जो होते हैं ना उसके कविराज, वो इनके बारे में लिखना है, इनके युद्धों के अभियान के बारे में, समुद्रगुप्त कैसा बंदा था, इनके बारे में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद में है, आज के इलाहाबाद का नाम प्रयाग उसी में सबसे पहले लिखा गया था, प्रयाग, ठीक है। तो इलाहाबाद का नाम ऐसा नहीं कि चेंज कर दिया तो नहीं है, बहुत पहले से नाम था प्रयाग, इलाहाबाद का प्रयाग, ठीक है। पहले फिर इलाहाबाद हुआ, इली नाम था शायद इलाहाबाद का, इलाही या इली, फिर अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था, ये तो सभी को मालूम है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वहीं पे है, उसी में हरिसेन ने इनके बारे में लिखा है कि नेपोलियन किसने बोला, सारा डिटेल्स उन्हीं के बारे में लिखा है इन्होंने। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनके बारे में लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि प्रयाग में है। प्रयाग मतलब पहले का इलाहाबाद। बस इतना ही नॉलेज है कि समुद्रगुप्त कैसे हराया, 9 राजा और 12 राजा और 100 विजयी युद्ध अभियान। इंडिया में 3 एरिया का समुद्र, मतलब इनका घोड़ा पानी पीता था, ये सभी को मालूम है। लेकिन विक्रमादित्य का घोड़ा 3 देश का पानी पीता था। इसके पहले वाले युद्ध के बारे में मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। ये इंडिया के थे, तो ये सम्राट तगड़े थे, तगड़े लेवल का, इनको हर फील्ड में किसी को हराना नहीं। मैं क्या बताया कि आर्मी के जैसा फिजिकल इनके पास था, फुर्ती, फिजिकल ताकत और बुद्धि में आईएएस थे ये, क्योंकि बहुत सारे महान ज्ञाताओं भी इनसे हर चीज़ में हारे हुए थे। इसलिए इन्हें कविराज, बहुत सारी कविताएं लिखा, इसलिए इन्हें कविराज बोला गया। इनका पहला नाम कांचा था, याद रखना, इनका पहला नाम कांचा था, कांचा भाई नहीं, कांचा, ठीक है। लेकिन समुद्र के एरिया पे कब्जा करने के बाद, तीनों समुद्र के एरिया पे कब्जा करने के बाद इनका नाम समुद्रगुप्त कहला गया, याद रखना, समुद्रगुप्त कहला गया, ठीक है। और 100 लगभग 100 विजय यात्रा इन्होंने किया, एक भी युद्ध हारा नहीं, और भारत को एकजुट किया, इसलिए इनका नाम विदेशियों ने नेपोलियन बोला है, भारत का नेपोलियन। तो भाई कितना बार मैं रिपीट करूँ, ऐसा ही याद हो गया होगा। तो ये समुद्रगुप्त का युद्ध अभियान था। समुद्रगुप्त के बारे में छोटा नॉलेज था, कौन था, क्या थे, क्यों युद्ध किए। भारत को एकजुट करने के लिए बहुत सारे राजा अलग होने चाह रहे थे, लेकिन सबको एकजुट रखे, ये हरा के, छल से चाहे बल से, कूटनीति का बादशाह भी थे, तो हर फील्ड में ये बादशाह थे समुद्रगुप्त। इसका बाद इसका बेटा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जो विक्रमादित्य का उपाधि लेता है। वो ही एक महान होता है, वो भी तगड़ा लेवल का बादशाह होता है।
जैसे मैं हमेशा बताया हूँ कि शेर का बेटा शेर ही पैदा होता है, भले ही उसकी मम्मी किसी और के पास नहीं गई हो। ऐसे है भी इंडिया में बहुत सारे बंदे के बारे में बताऊंगा आगे, कि ज़रूरी नहीं है कि शेर का बेटा शेर ही हो, क्या पता उसकी मम्मी के बारे में मैं अभी बताऊंगा। अभी एक से एक दोगले हैं भारत में कि कैसे भारत ने हारा। भारत का युद्ध में जो हारने का रीज़न है ना, कुछ दोगलों बंदों के कारण ही भारत था युद्ध में। इंडिया बहुत सारे होते हैं जो धोखेबाज के कारण ही हारते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाकी जो योद्धा हैं उनके बेटा योद्धा ही पैदा होता है। बहुत सारे राजा, चाहे वो महाराणा प्रताप ही क्यों ना, महाराणा प्रताप का बेटा भी अमर सिंह जो होता है वो भी एक तगड़ा योद्धा होता है अपने पापा के जैसा। ठीक है, वो आगे बताऊंगा कि क्या था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा भी वही हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त भी शेर ही, शिवाजी का बेटा संभाजी भी तगड़े लेवल के थे। तो सारे के बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो मतलब आगे आगे करते रहेंगे। अभी तो ये समुद्रगुप्त का युद्ध अभियान था, कंचन का बचपन का नाम था, समुद्रगुप्त भी कैसे हुआ, बस इससे ज़्यादा जानकारी तो क्या चाहिए, इतना ही था। इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ होती है तो याद रखना, इनकी मृत्यु पाटलिपुत्रा, आज का पटना, पाटलिपुत्र नाम जगह पे होता है मृत्यु इनकी। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म आज के पहले जानेंगे प्राचीन भारत के इंद्रप्रस्थ में हुआ था, जो आज की दिल्ली है। आज की दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ बोला गया था, जहाँ पे युधिष्ठिर का राज्य था, राजधानी था, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 335 AD में। फिर ठीक है इंद्रप्रस्थ में, और मृत्यु पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, बस खत्म। शासन कब से कब रहा था? 350 से 380 AD तक। इनके मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, मैं क्या बताया हूँ, ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंश नहीं है, ये गुप्त वंश है, याद रखना। ये कंफ्यूज मत होना कोई कि चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य लगता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त संस्थापक, ऐसे ही गुप्त वंश है, दूसरा शासक घटोत्कच है। तो समुद्रगुप्त के युद्ध के बारे में जानेंगे कौन थे बंदा। समुद्रगुप्त के सामने खड़ा होने की ताकत किसी में नहीं था। तो बस इतना ही है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट युद्ध के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।